आणि याच हिजाब प्रकरणावरून एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांची काय प्रतिक्रिया आहे तीही जाणून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला। एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील आता माझ्यासोबत आहेत। कर्नाटकमधल्या उडुपीमध्ये जो वाद सुरू झालेला होता हिजाबवरून तो आता महाराष्ट्रापर्यंत पण पोहोचताना दिसतोय। महाराष्ट्रामधल्या काही जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन होतंय। मालेगावमध्ये आता हिजाब डे साजरा करण्याचे काही इशारे जे आहेत ते देण्यात आलेले आहेत। काय वाटतं तुम्हाला या सगळ्या प्रकरणात? नाही, असं नाही आहे की म्हणजे एक गैरसमज आहे लोकांमध्ये की मतलब हिजाब जे आहे ते आमच्या संस्कृतीचा विरोध आहे, आमच्या धर्माचा विरोध आहे करके आणि बळजबरीने असे अनेक मुली आहे जे कॉलेजला जातात ते हिजाब नाही घालतं आणि असे अनेक मुली आहे जे हिजाब घालतं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप कानून कैसा लेकर आएंगे, और ख़ास तौर से इस देश के अंदर जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है, और इसी देश के राष्ट्रपति ने पिछले हफ्ते एक भाषण दिया है उसी पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उल्लेख करके ये बताया है कि हमारी सरकार जो चलती है उसका मोटो है, और वो मोटो ये है कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आता लिबर्टी यानी इक्वालिटी असती तर आप स्कूल की बच्चियों को कॉलेज के बाहर नहीं फेंकते थे। आप वो कॉलेज का मैनेजमेंट उन्हें बुलाता था, उन्हें बात करता था, उन्हें समझाता था। वो कोई आतंकी नहीं थे, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था। वो हिजाब पहन के सर को ढककर लेकर आ रही है तो कोई गुनाह नहीं किया है। और मैं प्रशांत आपको बता दूं कि उस लोकसभा के अंदर जिसमें हम बैठते हैं, जो देश का सबसे सुप्रीम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं, वहाँ पर आज भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान की हमारी बहनें अपने साड़ी से, अपना पल्लू से अपना सर ढककर आती है, क्योंकि उनकी संस्कृति का हिस्सा है। पूरी महिलाएं करती है क्या? नहीं करती है, क्योंकि उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। लेकिन राजस्थान के अंदर एक परंपरा है कि वो अपना सर ढकती है करके उसमें। तो क्या आप उनसे कहेंगे कि नहीं साहब अब आप वो पल्लू नीचे रखिएगा करके? वो बच्चियों ने अगर अपना सर ढाकी है, अपना चेहरा अगर छुपा रही है, तो क्या इसमें गुनाह किया है? संदर्भात प्रश्न हा उपस्थित केला जातोय की अचानक हे का सुरू झालं। काही तिथले जे लोकल ग्रुप्स आहेत इस्लामिक, त्यांच्यावरती आरोप केला जातोय की त्यांनी सुद्धा याच्या संदर्भात उकसवलं। अचानकपणे इतके दिवस जर त्या मुली युनिफॉर्म घालून येत होत्या तर अचानक हिजाब घालायची सुरुवात का? मला ते सांगायचं आहे की मला असं वाटतं की जे पर्टिक्युलर कॉलेजमध्ये ते घडलं होतं त्या कॉलेजच्या प्रिन्सिपल आणि मॅनेजमेंटने त्यांना चांगल्या रीतीने ते हाताळायला पाहिजे होतं, तर त्यांनी हाताळले नाही। हे मुद्दा बाहेर आलंच नसतं। पण तुम्ही काय केलं की अनेक दिवसांसाठी त्या मुलींना कॉलेजच्या बाहेर काढून ते कॉलेजचं गेट तुम्ही लॉक केलं, तर ते मीडियामध्ये आलं आणि लोकांची भावना अशी झाली की या देशामध्ये आम्हाला काही काय पहिनायचे आहे, काय क्लोथ्स घालायचे आहे याचाही आम्हाला हे नाही आहे का? आम्हाला हे भीती होती, पहिल्यापासूनच होती कि मोदी सरकार जब आई है तो पहले वो खाने के ऊपर है तो कंट्रोल करेगी कि नहीं तुमने क्या खाना चाहिए ये हम तय करेंगे। और उसके बाद हमने लोगों को ये बताया था, मोदी सरकार आपको बताएंगी क्या पहनना है तुमने, ये हम तय करेंगे करके। उसमें शाळेमध्ये युनिफॉर्मचं महत्त्व जास्त आहे की अशा पद्धतीने प्रत्येक धर्माच्या संस्कृतीच्या? देखिए, मेरा ये है कि अगर कोई बच्ची अपनी मर्जी से अगर पहनना चाहती है तो इसमें गुनाह क्या है ये बताइएगा। उसमें एक तो मैं आपको ये बताऊं हूँ कि मुसलमान बच्चियों का एजुकेशन के अंदर परसेंटेज सबसे कम है इस देश के अंदर, सबसे कम हम ही है जिसने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर, मैंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर ये मांग की थी कि आप मुसलमानों को हज की सब्सिडी देते हैं, कई 100 करोड़ रुपए की हज की सब्सिडी वो बंद करिए, क्योंकि वो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे पास पैसा है, हम हज करने के लिए जाएंगे। सरकार ने वो मान लिया, हज की सब्सिडी बंद कर दी। लेकिन उसी वक्त हमने सरकार से ये मांग की थी कि वो पैसों से, जो माइनॉरिटी का बजट का पैसा है, उसमें आप है तो मुस्लिम बच्चियों को एजुकेशन के लिए स्कूल्स खोलिएगा करके, बच्चियों के स्कूल्स के लिए, क्योंकि बच्चियां पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने हज की सब्सिडी बंद कर दी और एक भी स्कूल नहीं खोला उसमें। अब हम बच्चियों को जब एनकरेज करते हैं तो बच्चियां कहती है कि हम पढ़ना चाहते हैं करके, लेकिन हम हिजाब में जाना चाहते हैं, तो क्या गुनाह करते हैं इसमें? काय महत्त्व आहे हिजाबचं इस्लामिक संस्कृतीनुसार? काय किती? नहीं, देखिए हिजाब जो है वो एक शरीयत का हिस्सा है उसमें। लेकिन आज भी आप कई ऐसे मुस्लिम महिलाएं देखेंगी जो हिजाब नहीं पहनती है, जो बगैर बुरखे के भी रहती है। ये उनकी इंडिपेंडेंट चॉइस है कि वो पहने नहीं पहने है करके उसमें। लेकिन अगर बच्चियां अगर पहनना चाहती है, अपनी मर्जी से पहनना अगर चाहती है, तो इसमें ऐसा क्या गुनाह है करके उसमें। मालेगावमध्ये हिजाब डे सुरू होतोय, दर शुक्रवारी हिजाब डे साजरा करू असं म्हटलं जात आहे। मराठवाड्यामध्ये सुद्धा अनेक ठिकाणी आंदोलनं केली जात आहेत। नहीं, मेरे को ऐसा ये है कि देखिए, ये कोई नया चीज़ नहीं लेकर आई है कि अब हम ये नई चीज़ को हमें तो प्रमोट करने वाले हैं। सदियों से चला आ रहा है, मतलब हिजाब पूरी दुनिया के अंदर है तो सदियों से चला आ रहा है इसमें। अब इसको है तो एक पॉलिटिकल रंग जो दिया जा रहा है, होते पॉलिटिकल नहीं। देखिए, अगर उसको वहीं का वहीं अगर कंट्रोल कर लेते, या नहीं तो कम से कम 2 दिन पहले
जो वजीर आज़म जो इस देश के प्रिंसिपल है, उन्होंने पूरे अपने बच्चों को अगर बताए होते, उसमें हम भी थे, अगर हमको बताए होते पूरे देश को कि मैं इस देश के अंदर इस तरह की कोई घटना जो होगी हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है करके उसमें अगर उन्होंने हमको पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर ये बोलते कि मैं असदुद्दीन अवैसी के ऊपर जो हमला हुआ है उसकी निंदा करता हूँ, तो हम मोदी जी को सलाम करते। लेकिन आप 2 घंटे का भाषण देते हैं और उसके अंदर नेहरू नेहरू नेहरू, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अरे कांग्रेस मर चुकी है, तुम उसको सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिंदा रखना चाहते हैं क्या, ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर तुमको फायदा हो, ताकि तुम एक मैसेज देना चाहते हैं कि मेरी लड़ाई तो कांग्रेस के साथ है करके, जबकि तुम ये जानते हैं कि कांग्रेस इस देश से है तो अब खत्म हो चुकी है, उनका बहुत बुरा हाल है करके। तो ऐसे हालात के अंदर हम उनसे उम्मीद कर रहे थे, उन्हें बेरोजगारी के बारे में बात करेंगे, उन्हें महंगाई के बारे में बात करेंगे, उन्हें हिजाब के इशू के बारे में बात करेंगे, जो दहशत इस मुल्क के अंदर फैली जा रही है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं किया। हिजाब नंतर मग भगवेस्कार पण सुरू झाले, हा जो वाद सुरू झालाय त्याच्या पाठीमागे नेमकं काय कारण आहे असं तुम्हाला वाटतंय? देखिए, मैं एक चीज़ समझता हूँ साहब कि स्कूल आप भी गए हैं, मैं भी गया हूँ उसमें, ये अलग बात है मोदी जी नहीं गए हैं, लेकिन हमारे सबसे अच्छे दोस्त जो है वो स्कूल के दोस्त, उनकी क्या जात धर्म और मज़हब है ये किसी को कोई लेना देना नहीं है। आज भी हमारे भाइयों से बढ़कर है तो वो दोस्ती है और आगे भी रहेगी। लेकिन आज अगर स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर अगर हम ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी है? मैं कोई विपक्ष में तो जाके बोल नहीं सकता हूँ, सरकार की जिम्मेदारी है। यार ये मामला तूर पकड़ा है, अपने एक मंत्री को भिजाइए, माइनॉरिटी मिनिस्टर को भिजाइए और वहाँ पर जाके है तो ये मामले को सेटल करिए बोलिएगा उसमें। लेकिन वो ना करना, आपकी खामोशी जो है ये ऐसे बहुत सारे मुद्दों को जन्म दे रही है और आप इसके लिए टोटली जिम्मेदार है, मैं ये समझता हूँ। पंतप्रधानांनी जे वक्तव्य केलं संसदेमध्ये की महाराष्ट्र काँग्रेसनं कोरोना यूपी आणि बिहारमध्ये पसरवला, त्याच्यानंतर आता बेजबाबदारपणाचा ते वक्तव्य होतं, आम्ही कड्या शब्दात त्यांचा निषेध करतो। माझ्या पार्टीचा माझा व्यक्ती शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी ज्यांची सरकार आहे महाराष्ट्रामध्ये, आमचा राजनैतिक वैचारिक मतभेद आहे, होऊ शकतो, पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलण्याच्या अगोदर प्रधानमंत्री साहेबांनी विचार करायला पाहिजे होतं की आपण काय बोलत आहे। मैं आपको बताऊं, अगर महाराष्ट्र की जनता अगर सड़कों के ऊपर नहीं निकलती तो जिस उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर आप प्रचार कर रहे हैं वहाँ के कितने ऐसे नौजवान जो है उनकी लाशें सड़कों के ऊपर मिली होती, उसमें उनको रहने के लिए घर नहीं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं, आप उनको सड़कों के ऊपर छोड़ दिए हैं। 300, 400, 500 किलोमीटर पैदल सड़कों के ऊपर आप चलने के लिए छोड़ दिए हैं उसमें। अगर आपको इतनी ही चिंता थी, मेरे औरंगाबाद शहर के अंदर 16 मजदूर जो पैदल निकले थे जालना से, ट्रेन के ट्रैक के नीचे, ट्रेन के ऊपर से जब गई तो मैं जब गया उस स्पॉट के ऊपर तो उनके गोश्त के इतने छोटे छोटे से टुकड़े हो गए थे करके। और महाराष्ट्र के उनके जो अध्यक्ष है चंद्रकांत दादा, वो ये कहते हैं कि हमने तो ट्रेन भेजी थी, तुम्हारा काम था उसको वापस भेजना करके उसमें। मतलब इतना ज्ञानी आदमी कैसा हो सकता है करके इसमें, जिसको पूरी महाराष्ट्र की क्या उस वक्त पीड़ा थी, क्या दुख दर्द था। अरे महाराष्ट्रियन लोग सब जाति धर्म के, किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरी जात क्या है करके, किसी ने ये नहीं पूछा कि इस राज्य से आता है करके। रोड के ऊपर ऐसे खाने के डब्बे लेके खड़े हुए थे, कोई पानी लेकर खड़ा हुआ था, कोई है तो अपनी गाड़ियों का इंतजाम कर रहा था इन्हें रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने का, और ये कहते हैं खाली गाड़ी हमने ट्रेन भेज देना था करके। मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के इतने महान नेताओं को। मरना सबको है, देखिए साहब, मुझे भी मरना है, तुम्हें भी मरना है, लेकिन ये जब ज्ञानी लोग मरेंगे तो इनके दिमाग को निकाल कर प्रिजर्व करना चाहिए और इनकी एक एग्जीबिशन लगानी चाहिए कि हमारे देश में कभी ऐसे ज्ञानी लोग भी हुआ करते थे करके उसमें। तर हे होते एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील। कॅमेरामॅन राजेंद्रसह प्रशांत कदम, एबीपी माझा, नवी दिल्ली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।